थोड़ी देर की मेहनत के बाद हमने इस सुराख को इतना बड़ा कर लिया कि झुककर उसमें दाखिल हो सकते थे। वो कोई गार नहीं बल्कि एक खो थी जिसमें सामने वाली दीवार के छोटे से मेहराब में लकड़ी की एक छोटी सी संदूकची रखी हुई थी। हम ये संदूकची निकाल कर बाहर ले आए। संदूकची की लकड़ी बिल्कुल स्याह पड़ चुकी थी और उसका ढकना मेखों से ठुका हुआ था। इसमें क्या खजाना होगा? सुधा, मैंने कहा, यह तो बाश भर की संदूकची है। सुधा के चेहरे पर भी मायूसी सी फैली हुई थी। उसने संदूकची मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम ही इसे तोड़ो। मैंने संदूकची की एक दर्ज में खंजर की नोक डालते हुए कहा, अगर इसमें कोई मामूली शय होती तो उसे यहाँ दबाने की क्या जरूरत थी? और फिर ये खजाने का सांप उसकी हिफाजत क्यों करता? अच्छा, उसे खोल कर तो देखो, सुधा बोली। मैंने संदूकची का ढकना तोड़ दिया। उसमें एक चरमी थैली रखी हुई थी। मैंने थैली को खोला तो उसमें से कोई गोल सी चीज सब्ज रंग के कमखाब के रुमाल में लपटी हुई निकली। मैंने रुमाल को खोला तो हमारी आंखें चौंध हो गईं। मेरे हाथ में कंधारी अनार से भी ज्यादा गहरे सुर्ख रंग का एक चमकदार, शफाफ और बेदाग लाल रखा हुआ था। उसका साइज एक छोटी सी नाशपाती जितना था। सदा रंगनी ने अपने सांप बेटे को गले में डाला और खुशी से उछलकर बोली, रघु, ये तो बड़ा कीमती लाल है। इसे बेचकर हम एक शानदार महल खरीद सकते हैं। लाओ, मुझे दिखाओ। मैंने लाल उसे दे दिया और वो उसे उलट पुलट कर गौर से देखने लगी। मैंने भी उसका बगौर जायजा लिया। उस लाल में ना तो कोई सुराख था और ना किसी जगह कोई निशान या दाग था। लाल बहुत कीमती मालूम होता था। मैंने बुजुर्गों से सुना और पढ़ा था कि इस किस्म के लाल अक्सर मनहूस होते हैं। जिसके पास ऐसा लाल हो वो उसकी नहूसत की जद में आ जाता है। कोहिनूर हीरे की मिसाल मेरे सामने थी। शाज़ो नादर ही ये कीमती पत्थर किसी को रास आते हैं। सुधा, बेहतर यही है कि हम इस लाल को इसी खो में वापस फेंक दें, मैंने खदशे के तहत कहा। ये क्या कह रहे हो रघु? सुधा हैरत से बोली। कभी कोई घर आई लक्ष्मी को भी धुतकारता है। मैं ये लाल बेचकर महल बनवाऊंगी, वहां अपने माता पिता को तख्त पर बैठाऊंगी। तुम मेरे राजा होगे और मैं तुम्हारी रानी। सुधा रंगनी ने लाल को उसी रुमाल में लपेटकर अपनी साड़ी में छुपा लिया। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि ये लाल सुधा को रास नहीं आएगा और उस पर कोई न कोई मुसीबत जरूर आएगी। मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो एक जिद्दी लड़की थी। वो एक बार जो फैसला कर लेती थी उस पर अड़ जाती थी। कीमती लाल उसने अपने पास महफूज कर लिया और हम एक बार फिर जंगल में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तीसरे पैर जंगल खत्म हो गया। अब हमारे सामने एक मैदान था जहां कहीं कहीं दरख्तों के झुंड और खुदरोज झाड़ियां फैली हुई थीं। उसी रास्ते में एक खुश्क नाला आया। उस नाले से गुजरकर हम दूसरी तरफ पहुंचे तो रेल की पटड़ी नजर आ गई। हम पटड़ी के साथ साथ चलने लगे। सुधा रंगनी कीमती लाल पाकर बेहद खुश थी। रघु, तुम्हारे ख्याल में उसके कितने रुपए मिल जाएंगे? एक महल कितने रुपयों में बन जाता है? मैं अपने गांव में दरिया के किनारे महल बनवाऊंगी। मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। रघु, हम बड़ी गरीबी में दिन गुजारते हैं। वो हैरत और मुसरत के मिले जुले तासुर से मुझे देखने लगी। क्या हमें इस लाल के 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर एक बार फिर उसे समझाया। सदा, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैंने नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, तुम पर कोई आफत आए, इसलिए मेरा कहा मानो और इस लाल को यही कहीं फेंक दो। सुधा ने कंधा झटक दिया और अपनी केसरी आंखें सुकेड़ कर बोली, रघु, तुम मेरे दुश्मन कब से हो गए? क्या तुम मुझे रानी बनते हुए नहीं देखना चाहते? क्या तुम मुझसे जलने लगे हो? मैं समझ गया कि ये लड़की अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। फिर ख्याल आया कि हो सकता है ये लाल सुधा को रास आ जाए। थोड़ी देर बाद हम श्रीरंगम के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वो एक छोटा सा देहाती स्टेशन था। प्लेटफार्म वीरान पड़ा था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के कमरे के आगे पड़ी बेंच पर एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। सुधा ने प्लेटफार्म के नलके पर जाकर हाथ मुंह धोया, पानी पिया और मेरे पास आकर बैठ गई। हम मशवरा करने लगे कि रेल के किराए का क्या बनेगा। मेरे पास जो पैसे थे उनसे हम ज्यादा से ज्यादा रेल में 200-300 मील तक सफर कर सकते थे।
मैंने जाकर टिकट बाबू से मालूमात हासिल की। मालूम हुआ कि श्रीरंगम से एक गाड़ी हमें अधोनी जंक्शन पहुंचा देगी। वहां से हमें बंगलोर एक्सप्रेस मिलेगी जो 48 घंटों में बंगलोर पहुंचेगी। बंगलोर से आगे फिर बड़ौदा तक का सफर दरपेश था। मैंने ये सब कुछ सदा को बता दिया। मैंने पैसे निकालकर हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि हम 3rd क्लास के 2 टिकट खरीदकर केरला प्रांत के अधोनी जंक्शन तक पहुंच सकते थे। सुधा रंगनी ने कहा, अधोनी तक चलते हैं, फिर देखेंगे कि क्या किया जाए। मैं सुधा रंगनी से बातें कर रहा था और साथ ही साथ प्लेटफार्म का जायजा भी ले रहा था कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जे तो नहीं। जब तक जंगलों में सफर करता रहा था मुझे फिक्र नहीं थी कि कोई मुझे देखकर पहचान लेगा, लेकिन आबादी में पहुंचते ही चौंकना हो गया था। मैंने अधोनी तक रेल के 2 टिकट खरीद लिए। उसके बाद मेरे पास 15 रुपए बच गए। मालूम हुआ कि गाड़ी शाम को आएगी। हम वहीं प्लेटफार्म पर बैठे रहे। शाम हुई तो मैं स्टेशन से बाहर जाकर चावल और अचार ले आया जो हमने मिलकर खाया। मेरे सामने गाड़ी का एक तवील सफर था। मुझे कर्नाटक और सौराष्ट्र के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से गुजरना था। वहां खतरा था कि मैं पहचान न लिया जाऊं, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी मंजिल राजस्थान की सरहद थी। वहां तक पहुंचने के लिए कर्नाटक और सौराष्ट्र के सूबों से लाजमी तौर पर गुजरना था। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि अधोनी पर उतरने के बाद बंगलोर जाने के लिए टिकट कहां से खरीदेंगे। दूर से रेल के इंजन की सीटी सुनाई दी। मैंने रेल की पटड़ी की तरफ निगाह दौड़ाई। दूर रेल के इंजन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। वो मुख्तसर सी बोगियों वाली एक पैसेंजर ट्रेन थी। उसका इंजन छुक छुक करता प्लेटफार्म पर आकर रुक गया। थोड़े से मुसाफिर थे। ट्रेन में काफी जगह थी। हम एक डब्बे में सवार हो गए। थोड़ी देर ठहरने के बाद ट्रेन रवाना हो गई। ट्रेन सारी रात चलती रही। दूसरे रोज सुबह अधोनी जंक्शन पर पहुंच गई। वो एक निस्बतन बड़ा स्टेशन था। हम स्टेशन से बाहर आ गए और एक झोंपड़ी से चावल खरीद कर खाए। फिर स्टेशन की इमारत से जरा दूर नारियल के दरख्तों के एक झुंड में बैठकर सोचने लगे कि आगे सफर का किराया कहां से आएगा। सुधा कहने लगी, मैं अपने सांप बेटे का तमाशा दिखाकर पैसे जमा कर लूंगी। ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन उसमें ज्यादा रकम जमा होने की तवक्को नहीं थी। बंगलोर तक हमें रेलवे किराए और सफरी अखराजात मिलाकर कुल 150 रुपयों की जरूरत थी। सुधा रंगनी भी सोच रही थी, क्योंकि सांप का तमाशा दिखाकर इतनी रकम जमा नहीं हो सकती थी। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, चलो कस्बे में चलते हैं, वहां जरूर कोई नाग मंदिर होगा। मैं वहां अपने सांप की पूजा करवा के इतनी रकम जमा कर ही लूंगी। ये एक बड़ा कस्बा था। मैंने स्टेशन पर और स्टेशन से बाहर पुलिस वाले देखे थे। चुनांचे मैं सुधा के साथ कस्बे में जाने का खतरा मूल नहीं ले सकता था। मैंने पाँव में दर्द का बहाना बनाते हुए कहा, तुम अकेली ही चली जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुधा रंगनी ने नाराजगी से मुझे देखा और कस्बे की तरफ चल पड़ी। उसके जाने के बाद मैं दरख्तों के पीछे इस तरह टेक लगाकर बैठ गया कि स्टेशन की तरफ से आने वाले की नजर मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। बंगलोर एक्सप्रेस रायपुर शहर की जानिब से वहां दिन के 1:15 बजे पहुंचती है। सुधा रंगनी को गए जब 1.5 घंटा गुजर गया तो मुझे तशवीश हुई कहीं वो किसी मुश्किल में न फंस गई हो, कहीं किसी ने उसके पास लाल देखकर उसे अगवा न कर लिया हो। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। 1.25 घंटे बाद सुधा रंगनी मुझे रेलवे फाटक की तरफ से आती दिखाई दी। उसके हाथ में केले के पत्तों में लपटी हुई कोई चीज थी। मेरे करीब पहुंचकर पत्तों का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो रघु, मेरे पति देव, जलेबियां खाओ। रुपयों का कुछ बना? मैंने बेताबी से पूछा। कैसे ना बनता, नाग मंदिर में जाकर सुधा रंगनी खाली हाथ वापस नहीं आ सकती। ये देखो, पूरे 220 रुपए हैं। उसने साड़ी के पल्लू से सारे नोट निकालकर मेरे हवाले कर दिए। तुमने तो कमाल कर दिया सुधा, वो बोली। अगर मैं कुछ देर और ठहरती तो उससे भी ज्यादा पैसे जमा हो जाते, लेकिन हमें तो बड़ौदा जाकर लाल फरोख्त करना है। अब ये पैसे मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। हम उसी वक्त रेलवे स्टेशन पर आ गए। मैंने बंगलोर सिटी के लिए 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद लिए और प्लेटफार्म पर एक कोने में जाकर बैठ गए। बंगलोर एक्सप्रेस लेट थी। बहरहाल 2 बजे वो हमें लेकर रवाना हो गई।
वो दिन गुजर गया, दूसरा दिन निकल आया, फिर वो भी गुजर गया और रात आ गई। स्टेशन पर स्टेशन और शहरों पर शहर गुजरते गए। वो रात भी रेलगाड़ी में बीत गई। खुदा खुदा करके बंगलोर सिटी का स्टेशन आया। वो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। मैं वहां बहुत मोहतात हो गया था। मैं सुधा के साथ थर्ड क्लास वेटिंग रूम में जाकर मुसाफिरों के पीछे बैठ गया। वहीं हमने खाना खाया। सुधा रंगनी बड़ी खुश थी, कहने लगी मैं बंगलोर से साड़ियां खरीदूंगी। कीमती लाल अभी तक उसके पास था। मेरी नजरें पुलिस या सीआईडी वालों को तलाश कर रही थी। वहां कोई पुलिस वाला तो नहीं था, लेकिन सीआईडी वाला कहीं भी किसी भी लिबास में मौजूद हो सकता था। मेरी तजर्बाकार निगाहें अपने अतराफ का बगौर जायजा ले रही थीं। अभी तक मुझे किसी तरफ से खतरे की बू महसूस नहीं हुई थी। बंगलोर से हम फिर गाड़ी में सवार हो गए और बलौर, औरंगाबाद, कोल्हापुर और सूरत से होते हुए गुजरात काठियावाड़ के दूसरे बड़े शहर बड़ौदा पहुंच गए। वो भी एक बड़ा रेलवे स्टेशन था। शहर भी बहुत बड़ा था। यही हमारी मंजिल थी। मेरे पास अब सिर्फ 15-20 रुपए बाकी रह गए थे। बड़ौदा स्टेशन पर मुझे मिलिट्री पुलिस के सिपाही भी दिखाई दिए। मैं ज्यादा मोहतात हो गया। सुधा रंगनी मेरे साथ चलते हुए बोली, रघु आखिर हम यहाँ पहुंच ही गए। चलो शहर चलकर किसी जौहरी से मिलते हैं। रघु हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? एक जोड़ा साड़ी का तो मैं यहाँ से जरूर खरीदूंगी। हम प्लेटफार्म के थर्ड क्लास वाले गेट की तरफ बढ़ रहे थे। मैं बड़ी चौकसी के साथ चारों तरफ देख रहा था। गेट पर टिकट कलेक्टर खड़ा बाहर जाने वालों से टिकट ले रहा था। लाल की नहुसत का वक्त आ गया था। मैं आगे आगे था, टिकट मेरे हाथ में था। सुधा रंगनी मेरे पीछे पीछे थी। मैं टिकट देकर गेट से निकल आया तो सुधा ने टिकट कलेक्टर की तरफ अपना टिकट बढ़ाया। अचानक ऐसा हुआ कि सुधा रंगनी का चहेता बेटा काला सांप उसकी साड़ी से निकलकर एक भयानक फुनकार के साथ टिकट कलेक्टर पर हमला आवर हुआ। सुधा रंगनी ने चीखकर उसे रोकना चाहा, मगर इस दौरान में सांप उसके हाथ पर डस चुका था। सांप शायद ये समझा था कि टिकट कलेक्टर उसकी मां पर हमला करना चाहता है। टिकट कलेक्टर चकरा गया, मगर उसने दूसरे हाथ से सांप पर वार किया। सांप उछलकर सुधा की गर्दन से नीचे गिर गया। वहां शोर मच गया। लोग सांप को मारने दौड़े। सांप स्टेशन के हॉल की तरफ भागा। सुधा रंगनी चीखती चिल्लाती अपने सांप बेटे के पीछे भागी। टिकट कलेक्टर वहीं गिर गया था। मुझे ख्याल ही न रहा कि सांप का मनका मेरी जेब में है। मैं भी घबराहट में सुधा के पीछे लपका और पुलिस के 3 सिपाही हमारे पीछे दौड़े। इस सांप का जहर इस कदर मोहलक और सरीह था कि टिकट कलेक्टर का जिस्म सब्ज होकर स्याह पड़ने लगा। मैं सुधा रंगनी को पुकार रहा था और वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसे आवाजें दे रही थी। सांप ने अपने पीछे इतने हजूम को देखा तो घबराकर लोहे के गार्डर पर चढ़ा और छत की आहनी कड़ियों में जाकर गायब हो गया। हमारे पीछे शोर मच गया। टिकट बाबू मर गया। टिकट बाबू सांप के कांटे से मर गया। अचानक मुझे अपने सांप के मनके का ख्याल आया, लेकिन वक्त गुजर चुका था। पुलिस ने सुधा रंगनी को पकड़ लिया और उसे घसीटकर पीछे टिकट चेकर की लाश के पास ले आई। सुधा रंगनी सहमी हुई थी। उसने टिकट चेकर की लाश देखी तो रोते हुए बोली, इसे मैंने नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूँ। पुलिस के एक सिपाही ने सुधा रंगनी के हथकड़ी डाल दी और बोला, ये तुम्हारे सांप से मरा है, उसका फैसला अदालत में होगा। सुधा रंगनी ने चीखकर मुझे पुकारा, रघु पति देव, तुम कहाँ हो? मुझे बचाओ। मैं लोगों के हजूम में 2 आदमियों के कंधों के ऊपर से सुधा रंगनी को पुलिस की हिरासत में देख रहा था। यह सब कुछ इस कदर अचानक हो गया था, मैं भौंचक्का होकर रह गया। जब सुधा ने मुझे आवाज दी तो मैंने देखा उसकी कैसरी आंखें खौफजदा थीं और वो मुतवेश नजरों से मुझे हजूम में तलाश कर रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि वहीं जम कर रह गया। इंडियन मिलिट्री पुलिस के 2 वर्दीपोश सिपाही तेज तेज कदम उठाते हजूम की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। अब अगर मैं कदम आगे बढ़ाता तो वो मौत की तरफ मेरा कदम होता। सुधा रंगनी ने खुद टिकट चेकर को नहीं मारा था, उसने सांप ने हलाक किया था। सुधा रंगनी को थोड़ी सी कैद हो सकती थी, लेकिन अगर मैं मिलिट्री पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो मेरी मौत यकीनी थी। मैंने वहीं अपना सर नीचे कर लिया और हजूम से निकलकर तेज तेज कदमों से स्टेशन की लॉबी से बाहर आ गया।
यहाँ रक्शे, टैक्सियां और गाड़ियां खड़ी थी। हर कोई टिकट चेकर की मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। लोग जाए वारदात की तरफ लपक रहे थे। सुधा रंगनी को अकेला छोड़ देने पर मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं बार बार ये कहकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था कि सुधा रंगनी ने खून नहीं किया, उसे सिर्फ 2-3 साल कैद होगी, फिर वो रिहा कर दी जाएगी। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे बराबर कचूके लगा रहा था। मुझे ये भी मालूम था कि थाने में तलाशी लेते वक्त सुधा के लिबास से लाल बरामद हो जाएगा और पुलिस उसे अपनी तहवील में ले लेगी। हो सकता है पुलिस वाले ही उसे खुर्द-बुर्द कर लें या वो हुकूमत के खजाने में पहुंच जाए। बहरहाल अब मुझे अपनी फिक्र थी, क्योंकि सुधा रंगनी पुलिस को ये बयान जरूर देती कि उसका एक साथी भी है जिसका नाम रघु है और उसका हुलिया इस तरह का है। अगर एक बार मैं थाने पहुंच गया तो मेरा पाकिस्तानी जासूस होने का राज तश्ते अज़बाम हो जाएगा। पुलिस के पास मेरा रिकॉर्ड और तस्वीर मौजूद थी। मैंने स्टेशन की इमारत से निकलकर अपने अकब में देखा। हजूम पीछे हट रहा था, शायद सुधा को थाने ले जाया जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सुधा से माफी मांगते हुए उसे अलविदा कहा और तेज तेज कदमों से चलता कुशादा बाजार के फुटपाथ पर लोगों के हजूम में गुम हो गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।